हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एड्यू कैंप। और आज इस सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 एंशियंट वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे द संगम एज, कुषाण एज एंड गुप्ता एज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संगम एज जो था 300 BC से 200 AD तक। संगम एज के साथ ही ऐतिहासिक काल शुरू हुआ जो साउथ इंडिया में था। संगम का मतलब होता है मिलन, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है जहाँ आकर नदियाँ मिलती हैं, तो मिलना या फिर एकत्रित होना, इकट्ठा होना संगम का अर्थ है। लेकिन यहाँ पर संगम से मतलब है कि जो उस समय का जो पंड्या राज था और वो मदुराई के जो राजा थे, राजा पंड्या, उनकी असेंबली में यानी उनकी राज्यसभा में स्कॉलर्स और लिटरेसी फिगर्स, बहुत बड़े बड़े लिटरेसी फिगर्स वहाँ इकट्ठा होते थे, यानी कवि, लेखक और विद्वान। उस समय के जो हमारे पुराने राजा थे उन लोगों को बहुत इस बात में रुचि होती थी कि उनकी राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान आकर सभाएं करें और विद्वता भरी बातें करें। और उस समय के जो कवि या लेखक थे उनकी कुछ अर्ली लिटरेचर्स थे जो इस प्रकार हैं। अर्ली तमिल लिटरेचर comprised works such as Tolkappiyam, the 8 anthologies Ettu Togai, the 10 Idillis, Pattu Pattu, the 18 minor works and 3 epics. 3 epics कुछ इस प्रकार हैं: शिलापदिकरण, मणिमेकलाई, शिवागा सिंदमणि एंड ये थे हमारे 3 जो लिटरेचर। और इन तीनों लिटरेचर्स में, जो संगम लिटरेचर्स थे, इनमें ज़्यादातर जो पंड्या का जो किंगडम था, जो राज था, उसके बारे में हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। बट उसमें कुछ कुछ हमें चोला और चेरा किंगडम्स के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। उस समय के जो लिटरेरी फिगर्स या हम कहें लेखक थे राजाओं के टाइम पर, तो ज़्यादातर उनके वर्क्स में क्या पाया जाता था, उस समय के जो राज थे उनका क्या कैसा कार्य चल रहा है, बड़े बड़े वॉर्स के बारे में, राजाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, यही वो अपने लेखकों में लिखा जाता था, अपने कार्यों में लिखते थे। नेक्स्ट है द पंड्या रूल्ड ओवर साउथर्न तमिलनाडु, मदुराई वॉज देयर कैपिटल। जो पंड्यास थे उन्होंने रूल किया किस पर? साउथर्न तमिलनाडु पर, साउथ के तमिलनाडु पर, जो मदुराई उसकी कैपिटल थी। ओके, नेक्स्ट है चेरा रूल्ड ओवर केरला। और जो चेरास थे, चेरा डायनेस्टी थी, उन्होंने केरला पर रूल किया। और जो चोलास थे उन्होंने नॉर्थर्न तमिलनाडु उनके कैप्चर में था, एंड साउथर्न आंध्र प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे द कुषाण एज। तो जो कुषाण एज था, आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के गिरने के बाद, ख़त्म होने के बाद, नंबर ऑफ फॉरेन एम्पायर्स इन्वेडेड इंडिया। बहुत सारे जो फॉरेन एम्पायर्स थे, राजा थे, वो इंडिया में आने लगे, जैसे कि ग्रीक्स, बक्ट्रियन, शाकाज और पार्थेन्स एंड कुषाणास। कुषाणास भी उनमें से एक थे। तो कुषाण उस समय पावरफुल थे, जिसकी वजह से कुषाण एज शुरू हुआ। द रूल इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द रूल इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। जो कुषाण एज थे या फिर जो कुषाण थे, वो किसकी ब्रांच थे? यूची ट्राइब। यूची ट्राइब के पार्ट थे कुषाण, जो सेंट्रल एशिया का हिस्सा थे। फर्स्ट रूलर ऑफ कुषाण वॉज कुजुला कडफिसेस। कुजुला कडफिसेस थे, वो पहले रूलर थे कुषाण एज के। जो वीमा कडफिसेस के बाद बने थे। कनिष्क वॉज ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण डायनेस्टी में से अगर हम कहें कि सबसे पावरफुल और सबसे ग्रेट रूलर कौन था, तो वो था, तो एक नाम आता है कनिष्क। कुषाण कॉन्कोर्ड कश्मीर एंड हिज सुप्रीमेसी ओवर इंडो गंगेटिक प्लान। जो कुषाण थे उन्होंने किसे? कश्मीर और
को अपने कैप्चर में किया था और उस पर रूल किया था, जिसे हम इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ही ऑक्यूपाइड काशगर, यारखंड, को खोतेन इन सेंट्रल एशिया, और उन्होंने पंजाब और अफ़गानिस्तान पर भी अपना रूल किया था। कनिष्क वॉज डिवोटेड बुद्धिस्ट, जो कनिष्क थे वो बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे, बुद्ध धर्म को मानते थे, और कनिष्क ने ही गोल्ड कॉइन्स भी चलाए थे, जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म था वो चाइना तक स्प्रेड हुआ था और सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज़ तक भी फैला था। तो ही वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। इन सब के अलावा जो कनिष्क थे वो आर्ट की कला सीखने में भी उनका बहुत रुचि था, और उनकी जो कैपिटल थी उनके राज्य की वो थी पेशावर। कनिष्क के बाद वशिष्क हुविश का कनिष्क सेकंड एंड वसुदेव हुए, ये नाम थे। वसुदेव वॉज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ कुशानाज, और जो वसुदेव थे ये लास्ट ग्रेट रूलर थे, मतलब वसुदेव भी जाने माने रूलर थे, लेकिन ये अंतिम रूलर थे किसके, कुषाण एज के। आफ्टर हिज डेथ, वसुदेव जो थे उनकी डेथ के बाद माइटी कुशानाज एम्पायर क्विकली डिसइंटीग्रेटेड, जो कुशानाज का जो एम्पायर था वो ढलने लगा था, यानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। द फॉल ऑफ कुषाण एम्पायर मार्क द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब जब कुषाण एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तो क्या जो राजनीतिक कह सकते हैं कि सिस्टम था राज्य का, देश का, वो भी अनस्टेबल हो गया, अस्थिर हो गया। कहाँ, इन नॉर्थ इंडिया फॉर अ सेंचुरी, बहुत सेंचुरीज तक इसका प्रभाव रहा और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रही। उसके बाद है हमारा टॉपिक द गुप्ता एज। तो गुप्ता एज जो था 319 एडी से 550 एडी तक चला। गुप्ता एज में क्या है, द राइज ऑफ गुप्ता पावर इन 4th सेंचुरी वॉज न्यू एरा इन इंडियन हिस्ट्री। जो गुप्ता पावर थी, गुप्तास की जो पावर थी वो बढ़ी 4th सेंचुरी में, जो एक न्यू एरा थी इंडियन हिस्ट्री में, एक न्यू बिगनिंग था। अंडर द पावरफुल गुप्ता मोनार्च प्रोग्रेस वॉज मेड इन इंडियन लाइफ, और गुप्तास जो थे बहुत पावरफुल थे, उनका जो मोनार्च जो राज्य था बहुत प्रोग्रेस हुआ और इंडियन लाइफ पर उसका बहुत गहरा और हमें प्रभाव देखने को मिला। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी महाराजा श्री गुप्ता सक्सीडेड बाय घटोत्कच गुप्ता। जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के वो महाराजा श्री गुप्ता थे, जो किसके पुत्र थे, घटोत्कच गुप्ता के पुत्र थे। तो जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट गुप्ता मोनार्च। वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट गुप्ता मोनार्च थे, या कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल थे या बहुत फेमस हुए यही, जिन्हें महाराजा धीराज की पदवी भी मिली थी। महाराजा धीराज कहकर लोग उन्हें बुलाते थे। अनदर इम्पॉर्टेंट एम्परर वॉज समुद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त के बाद दूसरा नाम आता है समुद्रगुप्त। इतिहास में समुद्रगुप्त गुप्ता एज के बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। एट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हैड अ विविड अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्त मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। जो इलाहाबाद पिलर है वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, इंस्क्रिप्टेड है किसके बारे में, समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ पोइट ऑफ हाई ऑर्डर। वो एक बहुत अच्छे पोइट भी थे और उन्हें आर्ट जो कला होती है आर्ट सीखने की भी बहुत रुचि थी, और वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे। ये मल्टी टैलेंटेड थे जैसे कि हम कह सकते हैं। ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ भी वो करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा जहाँ जहाँ जिस भी राज्य में जाता है उससे ये होता है कि अगर कोई जो यज्ञ कर रहे हैं, जैसे समुद्रगुप्त ने यज्ञ किया था, यानी उस राज्य पर उनका अधिकार है, और अगर कोई इस बात से
को नहीं मानता तो उसे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। समुद्रगुप्त सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए थे और उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, ये टाइटल उन्हें दिया गया था। विक्ट्री ओवर शाक रूलर, शाक रूलर को हराने के बाद उन्हें ये टाइटल दिया था विक्रमादित्य का। समुद्रगुप्त मेड इम्पॉर्टेंट, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने बहुत सारे शादियों के गठबंधन भी किए थे अपने जो राज्य था उसे पावरफुल और सिक्योर बनाए रखने के लिए। ओके, देन समुद्रगुप्त सेकंड सन कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड के जो सन थे वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट, जो पीस और प्रॉस्पेरिटी अपने राज्य में उन्होंने बनाए रखी। और कुमारगुप्त फर्स्ट के सन हुए स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के जो पुत्र 3 थे, जो थे पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिम्हगुप्त। और नॉट सो पावरफुल लीड टू फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये जो तीनों थे इनके राजा जो स्कंदगुप्त थे उनके ये 3 पुत्र थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा फेमस या फिर पावरफुल राजा नहीं थे, जिसकी वजह से जो गुप्ता एम्पायर था धीरे धीरे ढलने लगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और फिर मोनार्ची सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता एज, जो मोनार्ची सिस्टम था गुप्ता एज में, मोनार्ची सिस्टम था यानी राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, इसे मोनार्ची सिस्टम कहते हैं। गुप्ता एज में मोनार्ची सिस्टम था। गुप्ता हैड पावरफुल आर्मी, और गुप्ता एज में या फिर जो गुप्तास थे उनकी बहुत ही पावरफुल आर्मी थी। जो किंग थे, मिनिस्टर्स, किंग के बाद जैसा कि हम जानते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किंग होते थे, उनके मिनिस्टर्स होते थे यानी मंत्री उनके लिए कार्य करते थे, फिर मंत्रियों के गवर्नर्स होते थे, जो गवर्नर्स होते थे वो छोटे छोटे राज्यों को चलाते थे, उनके पास अपने राज्य होते थे। और फिर उन राज्यों में काम करते थे ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स को संभालते थे। उसके बाद आते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आता था, जो विलेज हेडमैन के अंडर होता था। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका था। फिर है गुप्ता डेवलप एफिशिएंट सिस्टम ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो गुप्ता थे उन्होंने बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छी कार्य प्रणाली तैयार की थी, और जुडिशियल सिस्टम न्याय प्रणाली भी उनकी बहुत अच्छी थी, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका अच्छा था। ये सब उनके एडमिनिस्ट्रेशंस थे। अब है पोस्ट गुप्ता एज, यानी गुप्ता एज के बाद जो दौर आया वो था पोस्ट गुप्ता एज, जो चला 550 एडी से 750 एडी तक। तो गुप्ता एज के डाउनफॉल होने के बाद, डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड राइज ऑफ महाराजा हर्षवर्धन ऑफ थानेश्वर। गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बाद किसका राज आया? महाराजा हर्षवर्धन का राज आया, जो थानेश्वर उनकी कह सकते हैं कैपिटल था। लेकिन ये जो दौर था ये पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन था, मतलब एक कन्फ्यूजन से भरा हुआ पीरियड था। इंडिया ब्रोकन इनटू स्मॉल स्टेट्स इंडिपेंडेंटली, क्योंकि क्या कारण था, जो इंडिया था, जो भारत था हमारा, स्मॉल स्टेट्स में बिखर गया था और हर राज्य के अपने अपने राजा थे। हुना पावर के अलावा 4 अदर किंगडम्स थे जो नॉर्थन इंडिया में थे, जो थे लेटर गुप्ता ऑफ मगध, मौखरीज ऑफ कन्नौज, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर एंड मित्रकाज ऑफ वल्लभी गुजरात। ये कुछ और स्टेट्स थे। और फिर हम बढ़ते हैं साउथ इंडिया के जो कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़, वो थी चालुक्याज ऑफ बादामी, पल्लवाज ऑफ कांची, पुलकेशिन सेकंड। जो चालुक्याज ऑफ बादामी के जो राजा थे वो थे पुलकेशिन सेकंड, और पल्लवाज ऑफ कांची के जो राजा थे वो थे नरसिम्हन फर्स्ट। ओके, ये थे ग्रेटेस्ट रूलर। 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी साउथ इंडिया की,
पहली थी चालुक्यास, दूसरा थे पल्लवास। चालुक्यास के राजा थे पुलकेशिन सेकंड और पल्लवास ऑफ कांची के राजा थे नरसिम्हन फर्स्ट। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने फिर से अपने एम्पायर को खड़ा किया। ही वॉज कॉल्ड सकलोटर पठंत, उन्हें बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी पकड़ जो थी पूरे नॉर्थ इंडिया पर मजबूत हो गई थी। हर्षवर्धन ने अपने एम्पायर को खड़ा किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए वो, जिसकी वजह से उन्हें सकलोटर पठंत कहकर बुलाया जाता था। इस समय पॉलिटिकल यूनिटी सेफ हो गई थी। अब ऑब्वियसली जब वो पावरफुल हो गए थे, उनकी पकड़ पूरे नॉर्थ इंडिया पर मजबूत हो गई थी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, या हम कहें कि पॉलिटिकल यूनिटी बन गई थी। ओके, फिर जो हर्ष थे उन्होंने बाणभट्ट को संरक्षण दिया। बाणभट्ट कौन थे? ऑथर ऑफ कादम्बरी एंड हर्षचरित के ऑथर थे, मतलब उन्होंने ये किताबें लिखी थी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस समय के जो राइटर्स होते थे वो ज़्यादातर राजाओं के ऊपर ही, उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में लिखते थे। तो उन्होंने हर्षचरित्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। किसके ऊपर? राजा हर्षवर्धन के ऊपर। इसी समय ह्यूवेन त्सांग जो एक स्कॉलर थे, जो थे चीन के स्कॉलर थे, वो इंडिया आए थे। इन्होंने, ये भी एक ऑथर थे और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी उस समय के, जिस समय आए थे उस समय जिसका भी शासनकाल था उसके बारे में। तो ये आए थे हर्ष के शासनकाल में, यानी राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। शशांक द किंग ऑफ बंगाल हर्ष के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के समय में जो एक शशांक राजा थे वो भी थे, जो किंग के बंगाल के किंग थे। फिर इस समय हिंदुइज्म सिक्योर और सेफ हो गया था, राइट। इस समय जो हिंदुइज्म था वो सेफ हो गया था, ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म में आने लगे थे, या फिर कहें कि हिंदू सेफ और सिक्योर हो गए थे। ह्यूसांग ने कास्ट सिस्टम पर लिखा। जब वो भारत आए थे तो उस समय कास्ट सिस्टम बहुत बढ़ चढ़ रहा था। ओके, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर लिखा और अनटचेबल आउटकास्ट के ऊपर भी उन्होंने लिखा कि भारत में इस समय सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और आउटकास्ट यानी दूसरी जातियाँ, इन सब के ऊपर लिखा। और उस समय वुमेन्स की जो पोजीशन थी धीरे धीरे घटने लगी थी। वुमेन्स की पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो ये था उस समय के कुछ सोसाइटी के हालात। फिर है रिलीजियस फील्ड। रिलीजियस फील्ड में यानी धार्मिक स्थान क्या था उस समय का। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय ब्रह्मनिज्म का प्रभुत्व था। ब्रह्मनिज्म आया था और ब्रह्मनिज्म आने से बुद्धिज्म धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। उस समय ज़्यादातर वैष्णविज्म यानी वैष्णव धर्म, शिविज्म यानी शैव धर्म जिसे हम कहते हैं, जैनिज्म, ज़्यादा धर्म लोग, यही 3 या 4 धर्म लोग ज़्यादा मान रहे थे। बुद्धिज्म उस समय धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। फिर है इंडियन सिविलाइजेशन ओवरव्यू, हम करेंगे लास्ट जो हमारा टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन। एक बार ओवरव्यू करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था इंडियन सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री में। वी मेड प्रोग्रेस इन फिलॉसफी एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस। हमने फिलॉसफी में और साइंस में बहुत प्रोग्रेस किया इंडियन सिविलाइजेशन ने। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ मैथ, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब मापन विद्या, एंड मेडिसिन, इस फील्ड में भी इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की। फिर है आर्यभट्ट एंड वीरामिहिरा, फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट जैसा कि हम जानते हैं बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, और वरामिहिरा ये एस्ट्रोनॉमर थे उस समय के। चर एंड सुश्रुता ग्रेट फिजिशियंस थे उस समय के। नागार्जुन फेमस केमिस्ट और फार्मासिस्ट थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड डेसिमल फर्स्ट एवर
कम इन इंडिया। सबसे पहले भारत ने ही ज़ीरो और दशमलव का जो ज्ञान था वो दुनिया को दिया। ओके, देन है ग्रेट स्किल्स इन आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। भारत के पास बहुत अच्छी स्किल थी किसकी, आर्ट के ऊपर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, स्कल्पचर्स में भी भारत की बहुत अच्छी, जैसे हम कह सकते हैं, स्किल्स थी। फिर है इंडियन आर्ट कैसा था उस समय का। इंडियन आर्ट में हम देखें कि अशोकन पिलर्स, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, साउथ इंडियन टेम्पल्स, सांची स्तूपाज, बुद्धाज एज ऑफ मथुरा, ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो इस बुक में दिए हैं इंडियन आर्ट के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन आर्ट सिर्फ इतने में नहीं, बहुत बड़ा है, देखने जाएंगे तो बरसों बीत जाएंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा इंडिया का आर्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि इंडिया का जो आर्किटेक्चर या जो हम कह सकते हैं कला, इंडिया में कितनी फेमस है और कितनी अच्छी है। फिर है लर्निंग सेंटर्स उस समय इंडिया के कैसे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय के जो लर्निंग सेंटर्स या फिर कह सकते हैं विश्वविद्यालय, कॉलेजेस कैसे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तक्षशिला, नालंदा उस समय की बहुत फेमस कॉलेजेस थे, जहाँ पर ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी स्टूडेंट्स आया करते थे पढ़ाने। और विक्रमशिला, वल्लभी, काशी, कांची, ये बहुत बेस्ट एजुकेशंस उस समय इन एजुकेशनल सेंटर्स की या लर्निंग सेंटर्स की थी, और यहाँ पर फॉरेनर्स भी आकर पढ़ते थे। वर्क्स ऑफ लिटरेचर उस समय का कैसा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ली स्टेज में ऋग, हमारे पास 4 वेद थे, ऋग्वेद उनमें से एक था, और बाकी के 4 वेद और उनके सूत्र अर्ली लिटरेचर था। फिर उसके बाद 2 एपिक्स आए, रामायण और महाभारत। ओके, स्मृतिज, हमारी कुछ स्मृतियाँ हैं, स्मृतिज जो बुक का नाम है, पुराणाज जो हमारे पुराण थे भी हम जिनके बारे में जानते हैं। फिर त्रिपिटकास एंड जैन आगानाज, जो जैन धर्म के लोग थे, उन्होंने भी अपने जैन धर्म के बारे में लिखा। बुद्धिज़्म यानी बुद्ध धर्म के ऊपर लिखा। तो ये हमारा लिटरेचर था जो अर्ली स्टेज पर था। और फिर हमारे देश में फेमस ड्रामा राइटर्स आए, कालिदास, बाणभट्ट, जैसे कि इंग्लिश में हम जानते हैं शेक्सपियर हुए, जॉन मिल्टन हुए, राइट। तो हमारे पास भी बहुत फेमस ड्रामा राइटर्स, कालिदास वेरी वेल नोन राइटर, जिन्होंने लिखा, इन लोगों ने बहुत अच्छी बुक्स या फिर ड्रामाज हमें दिए। हरिसेना, विशाख दत्त, भैरवी, शूद्रकाज एंड मैनी मोर लिटरेचर वर्क्स। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ अच्छे से मिल सके। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल सो दैट आई गेट मोटिवेटेड और मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए आगे आने वाले टॉपिक्स पर और चैप्टर्स पर बना सकूं।